स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन में पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अपन, जिसमें लेक्चर थर्ड है ये, जिसमें अपन सीखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक कब कब पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, कब कब कॉनिक को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो पहले अपन स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर चलेंगे कॉनिक सेक्शन वाले पार्ट की ओर लेक्चर 4 में। तो दोस्तों लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं, जब ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो पिछले टॉपिक में अपन ने फाइंड आउट करी थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कब पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों? तो इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जिसको बोलेंगे अपन केस 1। जब हमारा फोकस था, ध्यान देना, ये लाइन थी, ये मैंने फिक्स लाइन ले ली सपोज, जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया। ये P मूविंग पॉइंट था, जिसका अपन लोकस लेते थे। अब मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने जो अपना फोकस था उसको लाके किस पे रख दिया? सुनना बात को, जो केस 1 है अपना, वो क्या बोल रहे हैं, फोकस को उठा के लाके रख दो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो मैंने फोकस को उठाया, यहां लाके फिट कर दिया इसको, ये S हो गया। आप समझना बात को, जो ये डायरेक्ट्रिक्स थी उसी पे लाके मैंने फोकस रख दिया। तो केस 1 क्या बोलता है? व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, When focus lies on डायरेक्ट्रिक्स, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आके ऊपर बैठ जाए तो कंडीशन क्या होगी भैया? तब कंडीशन ये होगी कि ये जो कॉनिक सेक्शन की जो ये इक्वेशन है, किसको रिप्रेजेंट करेगी? पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझना। When focus lies on directrix, then general equation of conic किसको रिप्रेजेंट करेगी? जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक किसको रिप्रेजेंट करेगी? जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक रिप्रेजेंट करेगी पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। जब फोकस लाइज करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक किसको रिप्रेजेंट करेगी? पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों। इस टाइप में आके बैठ जाए तो अब आप फिर सवाल डाल देंगे, सर हमें कैसे पता लगेगा कि भैया ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो उसके लिए कंडीशन होती है, जिसको अपन H G B C F इज इक्वल टू 0 कर दो। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये सारे कोफिशिएंट से हमने एक स्पेशल टाइप का डिटर्मिनेंट बनाया है, इसकी वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसको अपन कई बार इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे सर ये कैसे निकाला आपने, मतलब ये क्या हुआ, ये कहां से आ गया? तो मैं बोलूंगा दोस्तों, जो ये डिटर्मिनेंट है उसका अगर एक्सपेंशन ठोको तो आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करें तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर आएगा। तो लिटरली बात क्या हुई, अगर वास्तव में बात करें तो रियली बात ये हुई कि ये वाला एंड ये वाला तो सेम हुआ। तो ये वाला इक्वल 0 करे, ये वाला इक्वल 0 करे, बात एक ही है। जो आपको अच्छा लगे, याद करने में सहूलियत हो, याद कर लें दोनों में से। दोनों कर सके वेरी गुड, नहीं तो एक तो रखना ही है। तो दोनों बात एक ही, इसका एक्सपेंशन ये है, तो ये दोनों किसके इक्वल हो? 0 के। या तो इसको 0 के इक्वल कर दो या इसको कर दो। अगर ये कंडीशन आती है तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो अपन ने ले रखी है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और वो कॉनिक नहीं रहेगी तो जनरल इक्वेशन ही रख दो। जनरल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर देगी? फिर पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। यहां तक कहानी समाप्त। चलो आगे बढ़ो। अब आप कहेंगे सर हमें ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। हम कंडीशन भी पता कर लेंगे, A की वैल्यू यहां पुट करेंगे, H G पुट करेंगे, यहां F, या फिर इसमें पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 आ गया।
इक्वल टू 0 आ गया। हमने मान लिया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पर सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? ये तो कोनिक की इक्वेशन थी, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी? थोड़ा विजुअलाइजेशन करवाओ ना, थोड़ा बोर्ड पे कुछ समझाओ ना। तो बच्चों समझो ना, ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, ये सब समझते हैं अपन केस बना बना के। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखें। फर्स्ट वाला लेते हैं, इसमें अपन जो PS अपॉन PM था, थोड़ा सा इस पे फोकस करें। उसकी वैल्यू होती थी E। जो PS अपॉन PM होता था उसकी वैल्यू होती थी E। अब मैं इसी से केस बनाऊंगा। फर्स्ट में लूंगा E ग्रेटर देन 1 और आपको समझाऊंगा कि ये कैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किस किस टाइप की होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये E ग्रेटर देन 1 ले लूं, तो मैंने केस फर्स्ट इसमें लिया E ग्रेटर देन 1, या फिर ले लूं H स्क्वायर ग्रेटर देन AB। अब आप कहेंगे सर ये H स्क्वायर ग्रेटर देन AB ये कहां से टपका, इसका क्या सीन है? तो भैया मैं आपको स्ट्रेट लाइन में लेके चलूंगा। मैं बार बार कहता हूं स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले याद रखो, पर आप याद रखते नहीं हो और मैं याद करवा के छोड़ूंगा। तो मैंने बॉक्स बनाया, उसमें मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट H स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। दोस्तों याद करें वो दिन जिस दिन मैंने ये फॉर्मूला आपको सिखाया था और आपके टीचर ने आपको सिखाया था। क्या बोला टीचर? 2H स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B। ये किसका फॉर्मूला होता है? दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला होता है। दो लाइंस आई थी स्ट्रेट लाइन में, उनके बीच के एंगल का फॉर्मूला ये होता था दोस्तों। तो यहां से आपको साथ में और कंडीशंस भी टीचर ने बताई होगी। क्या कंडीशन बताई? कि H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0, H स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0, H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0। तीन बातें हो सकती है। H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों? ये एंगल रियल मिलेगा। रियल एंगल मिलेगा मतलब दोनों लाइन एग्जिस्ट करती है, दोनों डिस्टिंक्ट है और रियल है, तभी तो अपन को एंगल मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? लाइंस क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, R एंड D। शॉर्ट में लिख रहा हूं, लाइंस रियल होगी और डिस्टिंक्ट होगी, मतलब दो लाइन होगी। जब H स्क्वायर माइनस AB 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो tan थीटा 0 हो जाएगा, मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल 0 कब होता है? जब लाइन इस तरीके से कोइंसिडेंट यानी चिपक जाए। जब दोनों लाइन एक ही बन जाए चिपक के, तो क्या होगा दोस्तों? तब H स्क्वायर माइनस AB 0 होगा। यानी आप समझ रहे हैं कि दो लाइंस के बीच का एंगल 0। ये देखो दोनों अंगुलियां, इनके बीच का एंगल क्या है? 0। मतलब दोनों लाइन क्या कर गई? कोइंसिडेंट कर गई, एक दूसरे से चिपक गई, ऊपर आके गिर गई। तो उस कंडीशन में लाइंस क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। जगह नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कोइंसिडेंट। तो लाइंस क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। कब? जब H स्क्वायर माइनस AB 0 होगा दोस्तों। साथ ही ध्यान देना H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 होगा। हा, क्या मजा आ रहा है? H स्क्वायर माइनस AB को लेस देन 0 करते ही ये पूरा इमेजनरी हो जाएगा पार्ट, यानी tan थीटा इमेजनरी हो जाएगा, मतलब एंगल बीच में बनेगा ही नहीं। तो लाइंस कैसी होगी? तो लाइंस होगी यहां इमेजिनरी, मतलब लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, लाइंस होगी इमेजिनरी। ये वाला पार्ट किसका पढ़ाया मैंने आपको दोस्तों? ये पढ़ाया मैंने स्ट्रेट लाइन, जो आप भूल चुके हैं या आपको याद है मुझे नहीं पता। मैंने वापस बता दिया स्ट्रेट लाइन का पार्ट। ये वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन का मैंने बता दिया, ये मेरा इधर पड़ा है, कोई बात नहीं। इसमें मेरा फोकस आके सो गया डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, मेरा मूविंग पॉइंट पड़ा ऊपर। तो पहले केस में मैं लेता हूं जब E ग्रेटर देन 1 लेता हूं या H स्क्वायर ग्रेटर देन AB लेता हूं, तो आप समझ रहे हैं बात को? क्या समझ रहे हैं? ध्यान से देखना। दोनों ही केसेस में आपको दो डिस्टिंक्ट लाइन मिलेगी, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। भाई ये तो हमने फिक्स कर लिया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कौन? ये, जब ये कंडीशन होगी। लेकिन उस कंडीशन में भी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नेचर कैसा होगा? वो रियल होगी, वो इमेजिनरी होगी, वो कोइंसिडेंट होगी, ये पता करेंगे अपन E की वैल्यू से। तो H स्क्वायर ग्रेटर देन AB में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। H स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन मिलेगी। समझाना मुझे ये है E ग्रेटर देन 1 पे रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन कैसे मिलेगी। चलो ये भी समझा देता हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। E ग्रेटर देन 1 का मतलब समझो दोस्तों, ये था PS अपॉन PM, ये था PS अपॉन PM। पिक्चर क्लियर रखना। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं? मैं एक लाइन बनाता हूं, मैं उधर करता हूं ये सारा काम।
लेट्स से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक डायरेक्ट्रिक्स बना दी, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, इस पे मैंने फोकस को बिठा दिया, क्योंकि जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगी तब डायरेक्ट्रिक्स किस पे सॉरी फोकस किस पे आके बैठ जाता है, डायरेक्ट्रिक्स पे। अब E ग्रेटर देन 1, अब मुझे ये भी समझाना है कि भाई ऐसी कंडीशन में जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आके बैठ जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही क्यों आती है, ये भी समझा रहा हूं। जब मैं पढ़ाने लगूंगा आगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्यों जब फोकस आके डायरेक्ट्रिक्स पे बैठता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनती है। पूरा विजुअलाइजेशन के साथ समझाऊंगा, प्रैक्टिकल तरीके से। किसी ने नहीं समझाया होगा आपको, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। हो सकता है किसी ने समझाया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं समझा पाते, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। E ग्रेटर देन 1 है, सुनना बात, E ग्रेटर देन 1 कैसे होगा। अब देखो सपोज ये P पॉइंट थोड़ा सा इधर लो, ये P पॉइंट यहां पे है, ये P है, मैंने ये लाइन मिला दी भैया, सुनना बात को। चलो थोड़ा सा उधर और ले लो, मजा आएगा, थोड़ा सा उधर और लेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, मतलब और अच्छे से समझ पाओगे। ये लो थोड़ा सा उधर और लेते हैं इसको, ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने लिया P और ये P को मिला दिया, ये P था, मूविंग पॉइंट था, यहां से मैंने डाला परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो गया। भाई क्या होता है, PS अपॉन PM क्या होता है, P जो मूविंग पॉइंट है उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो। तो ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाला तो ये तो पॉइंट क्या बन गया M, ठीक है, और ये पॉइंट क्या था S। सुनते जाना बात को, क्यों, क्योंकि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया तो ये डिस्टेंस बन गई। आपको P क्या होता था, पॉइंट P का अपन को लोकस लेना है, तो ऐसे पॉइंट P और भी मिल सकते हैं। सपोज ये एंगल बना थीटा। अब सुनना बात को, थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं ऐसे, और तो यहां से भी तो परपेंडिकुलर डाल सकता हूं, पॉइंट P यहां भी हो सकता था, M यहां भी हो सकता था। ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि मुझे देखो, ध्यान से देखो, यहां पे PS अपॉन PM क्या बन रहा है, PS अपॉन PM बन रहा है कोसेक थीटा। और PS अपॉन PM क्या होता था, PS अपॉन PM होता था E। तो E इज इक्वल टू PS अपॉन PM, ये क्या बन गया, कोसेक थीटा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है और ये क्या हो गया सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। सुनते जाना ध्यान से। तो PS अपॉन PM कोसेक थीटा बन गया। तो भैया मैं यहां से इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के यहां पे परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉइंट भी इस पॉइंट के लिए भी PS अपॉन PM क्या आएगा, कोसेक थीटा ही आएगा, सेम टू सेम, क्योंकि एंगल थीटा तो वही है। आप बड़े वाला ट्राइंगल लो, सोचो एक मिनट के लिए, बड़े वाला ट्राइंगल लेके सोचो, PS अपॉन PM का रेशियो क्या अलग आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, एंगल सेम रहेगा। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो अपन ने क्या किया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सेम चीज रहने वाली कोसेक थीटा। तो इस लाइन पे मैं इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट ले सकता हूं जिनके लिए PS अपॉन PM का रेशियो सेम रहेगा, कोसेक थीटा, सेम टू सेम, एंगल को वही रह रहा है सब में, देख लो। तो ऐसे लाइन बन सकती है, तो मतलब लोकस ऐसे हो सकता है। साथ ही सोचो सेम वे में मैं अगर इधर एक पॉइंट ले लेता P, है ना, और ये PS हो गया, ये PM हो गया, और ये थीटा सेम रखूं, मैं इस टाइप में इसको आगे एंगल लूं कि थीटा यहां पे जो है वो का वो यहां मिल जाए, तो दोस्तों सोचो एक डिफरेंट लाइन यहां पे भी आ जाएगी, एक डिफरेंट लाइन इधर भी आ जाएगी, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट और आ जाएंगे। जैसे सपोज ये P था, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट अपन को और मिल जाएंगे, P इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे ऐसे, जिन सब के लिए क्या रहेगा, कोसेक थीटा सेम रहेगा, PS अपॉन PM, इधर भी कोसेक थीटा, इधर भी कोसेक थीटा। तो अपने को तो उन सारे पॉइंट्स का लोकस लेना था जिसके लिए PS अपॉन P यानी कांस्टेंट रहे, यानी कोसेक थीटा रहे। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके लिए PS अपॉन PM कांस्टेंट रहेगा, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे उनके लिए भी PS अपॉन PM कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अगर 45 है तो अपन ने ये भी 45 लिया है। ऐसा कर सकते हैं अपन, 45 डिग्री का एंगल तो बना ही सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, लाइन खींच दी मैंने, फिर यहां पे पॉइंट आ गए, ऐसे इन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लोकस मिला आपको वो क्या मिला, देखो लोकस आपको एक तो ये स्ट्रेट लाइन मिली पूरी की पूरी, एक ये स्ट्रेट लाइन मिली लोकस में, तो एक तो ये स्ट्रेट लाइन मिली, एक ये स्ट्रेट लाइन मिली। बात को समझे दोस्तों, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, दो स्ट्रेट लाइन क्यों बनी, सोचो अपन वो सारे पॉइंट्स लेंगे जिनके लोकस के लिए PS अपॉन PM का रेशियो, लोकस लेंगे उन पॉइंट्स का जिनके लिए PS अपॉन PM कांस्टेंट यानी कोसेक थीटा है, ये कोसेक थीटा इनके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी कोसेक थीटा सेम आ रहा है, तो भैया दो स्ट्रेट लाइन बन गई। तो यहां पे क्या हुआ, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट फोकस, इंटरसेक्टिंग एट फोकस,
ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है भैया, आप खुद देख लो, ये फोकस से इंटरसेक्ट करके निकलेगी। तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्टिंग एट फोकस, ठीक है, ई ग्रेटर देन 1 होने पे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई भैया, हो गई। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे हुई? ई ग्रेटर देन 1 पे एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। अब आप कहेंगे सर ई ग्रेटर देन 1 कैसे हुआ? चलो इस पे चर्चा कर लो। ई ग्रेटर देन 1 खुद सोचो आप, पीएस क्या है? पीएस है हाइपोटेनियस, पीएस हाइपोटेनियस है, पीएम क्या है? परपेंडिकुलर। सोच लो आप, पीएस हाइपोटेनियस है सब जगह, ये डिस्टेंस पीएस है, ये वाली किसी में भी ले लो आप पीएस, ये डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर पकड़े तो पीएम। तो हाइपोटेनियस में पीएम परपेंडिकुलर का भाग दोगे तो भैया हाइपोटेनियस तो ऑलवेज ग्रेटर देन ही होता है, किससे? परपेंडिकुलर से। तो ये वैल्यू तो पीएस अपॉन पीएम ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी, तो ई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी क्यों लिया? यहां से समझ गए कि रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन तभी मिलेगी जब दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो उस कंडीशन से आ गया, तो अपने को टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन मिली। क्यों? ई ग्रेटर देन 1 है, ई ग्रेटर देन 1 में डिस्टिंक्ट लाइन होनी ही पड़ेगी। देखो अपन ने पीएस पीएम लिया, तो ई ग्रेटर देन 1 लेने हैं तो पीएस को पीएम से बड़ा रखना पड़ेगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल बनाओगे तो फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्टिंग एट फोकस। तो ये पॉइंट केस 1 अपन ने क्लियर कर दिया दोस्तों। केस सेकंड पे चलते हैं, जब E इक्वल टू 1 हो जाए। केस सेकंड पे चलते हैं दोस्तों, जब E इक्वल टू 1 हो जाए तब क्या होगा? E इक्वल टू 1 हो जाएगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा, और क्या होगी? लाइन्स कोइंसिडेंट, लाइन कोइंसिडेंट, लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी दोस्तों, लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी। कैसे होगी? इसी से समझते हैं। तो मैं ये ऊपर वाला सारा पार्ट थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाले को समझने के लिए ऊपर वाला पार्ट क्लियर करना पड़ेगा, या फिर मैं इस पार्ट से आपको यहां समझाऊंगा इसको क्लियर करके। तो ये वाला पार्ट आपने नोट डाउन कर लिया, और अपने नोट्स भी आप डाउनलोड कर लें। इस वीडियो को देखने से पहले नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। नोट्स को लिंक में जाके डाउनलोड कर लेना, सामने नोट्स रहेंगे तो कुछ चीजें आपके जैसे मैं बोर्ड से गाइड कर रहा हूं तो उनको देखने में आसानी रहेगी। चलो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहे लेक्चर के साथ, बने रहे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो देखो, जब चीजों को कॉन्सेप्ट को समझोगे टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम लगने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पे खटाक से। अब बात आती है कि E इक्वल टू 1 एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी लाइन कोइंसिडेंट कैसे होगी? ध्यान देना, E इक्वल टू 1, पहले समझे बात को। पीएस अपॉन पीएम की ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि पीएस क्या है? हाइपोटेनियस है, पीएम क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन यहां पे क्या किया? इक्वल टू 1 कर दिया। E इक्वल टू 1 होने से पीएस अपॉन पीएम भी क्या हो गया? इक्वल टू 1 हो गया। ये कंडीशन को समझे आप? यहीं से सारा खेल स्टार्ट हो गया कि पीएस अपॉन पीएम को 1 होने का मतलब हुआ भैया, क्या हुआ कि ये तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखो पहले क्या था? पहले पी पॉइंट ऐसे था, मैं एक पॉइंट लेता हूं, और यूं था, ये पी था, ये एम था, ये थीटा था। अब आप खुद सोचो कि इस कंडीशन में कभी भी पीएस और पीएम इक्वल नहीं हो सकते। इस कंडीशन में ऑलवेज पीएस ग्रेटर देन पीएम होगा। तो पीएस और पीएम को इक्वल करना है तो केवल और केवल एक ही तरीका है कि एम पॉइंट को यहां लेके एस पे लेके आ जाओ, या एस पॉइंट को एम के ऊपर लेके आ जाओ। अब पीएम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है, सोचना दोस्तों। अब पीएस और पीएम को बराबर करने का एक ही तरीका है कि एस को एम पे ले आऊं या एम को एस पे ले आऊं। अब एम को एस पे लाता हूं तो एंगल 90 डिग्री नहीं रहता, तो मुझे तो साफ साफ कह रखा है कि पीएम मुझे परपेंडिकुलर रखना है, तो मैं एस को उठा के एम पे ले आता हूं। तो अब दूसरी कंडीशन में जब पीएस इक्वल टू पीएम करना है तो मेरे पास केवल और केवल एक रास्ता बचता है कि मैं एस को उठा के एम के ऊपर लाके पटक दूं। तो ये पी था, ये एस और ये एम, दोनों पॉइंट्स एक ही पोजीशन पे आ गए। दोनों पॉइंट एक ही पोजीशन पे आ गए तो दोस्तों दोनों लाइंस क्या हो गई? ये देखो, ये अब दोनों लाइंस क्या हुई? अब इन दोनों लाइंस जो यहां कंडीशन में थी, तो जब मैं एम को उठा के एस को उठा के एम के ऊपर लेके आऊंगा तो दोनों लाइनों को क्या होना पड़ेगा? मर्ज होके ऐसी सिंगल लाइन बनना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। नंबर 1 चीज, तो दोनों को परपेंडिकुलर होना है किस पे? एस पर आके। तो ये एम पॉइंट ये वाला भी उठ के एस पे चला गया, ये एम पॉइंट भी, सपोज एस को मान लो या एम पॉइंट को ले आओ और परपेंडिकुलर कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही बात है। अगर मैं एम को यहां पे लाता हूं तो भी मुझे परपेंडिकुलर लाइन रखनी पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइन परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी, और कहां से? एस और एम से पास होगी, एस और एम को एक ही पॉइंट पे आना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में दोनों लाइन मिल जाएगी और परपेंडिकुलर बन जाएगी, किसके? इस गिवन लाइन के। तो ये केस सेकंड का ग्राफ हुआ ऐसे। तो
केस सेकंड में दोनों लाइन क्या हुई, कोइंसिडेंट हुई, और पासिंग किससे होगी, एंड पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, और परपेंडिकुलर किसके हुई, डायरेक्ट्रिक्स के, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। जो डायरेक्ट्रिक्स थी उसके परपेंडिकुलर हो गई, लाइन कोइंसिडेंट हो गई, और किससे पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो लाइन को फोकस से तो पास होना ही पड़ेगा, साथ में लाइन को क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। किसके होना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो E इक्वल टू 1, एच स्क्वायर इक्वल टू AB क्यों हुआ, एच स्क्वायर इक्वल टू AB इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है। तो यहां पे आपको पता है दोस्तों। तो ये हुई अपनी कंडीशन नंबर सेकंड कि E इक्वल टू 1। अब नंबर थर्ड पे चलते हैं। नंबर थर्ड में यहां लिख देता हूं, देखो बहुत ही आसान है, जो मैं नंबर थर्ड ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब अपन नंबर थर्ड की बात करते हैं कि E लेस देन 1 और एच स्क्वायर लेस देन AB। तो लाइंस क्या होगी दोस्तों, कैसी होगी, दोनों के दोनों लाइंस क्या होगी, इमेजनरी हो जाएगी। लाइंस कैसी हो जाएगी दोस्तों, इमेजनरी हो जाएगी, लाइंस आर इमेजनरी। अब समझे आप, थर्ड में E लेस देन 1 कर दिया, एच स्क्वायर लेस देन AB हो जाएगा, लाइंस इमेजनरी हो जाएगी। भैया समझना क्यों, देखो लाइंस इमेजनरी होने का कारण हुआ एच स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 हो गया, तो लाइंस तो इमेजनरी है, क्योंकि लाइंस के बीच में एंगल नहीं बन रहा। तो यहां से अपन को पता लाइंस इमेजनरी है। अब E लेस देन 1 आपको समझाऊं तो सोचो, PS अपॉन PM ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, या दोनों इक्वल कर सकते हो, लेकिन कभी भी PS को PM से छोटा नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। PS देख लो, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, PS को PM से छोटा कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए लाइंस क्या होगी, इमेजनरी होगी। तो भैया यहां से कंसेप्ट आप समझे, तीनों ही कंडीशन में आपको पता चल रहा है। देखो यहां पे कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन बनी, यहां पे दो डिस्टिंक्ट एंड रियल स्ट्रेट लाइन बनी, और यहां पे इमेजनरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि E जब अपन लेते हैं, E की कंडीशन से पता लग गया कि भैया कैसे कोनिक सेक्शन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला सवाल आपका जब मैंने लिखा था कि भैया ये कंडीशन लिखी थी, यहां पे कुछ वो डिटरमिनेंट बना के इक्वल टू 0 किया था, तब आपने कहा था सर ये कैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, विजुअलाइजेशन करवाइए। तो ये विजुअलाइजेशन हो गया कि ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और इमेजनरी क्यों होगी। ठीक है, तो अब अपन खत्म करते हैं इसको, लेकिन साथ में अब समराइज करा देते हैं। खूब सारी चीजें अपन ने पढ़ी, खूब सारी चीजें पढ़ी, शायद होच पोच हो जाता है कई बार बच्चा। एक बार पूरा का पूरा समरी करवा देता हूं, क्या क्या पढ़ा, इसको नोट डाउन आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट डाउन कर लें। कुछ चीज अच्छी अलग से लगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, फटाफट। ठीक है, तो देखो अपन ने पढ़ा केस 1, व्हेन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, जब फोकस आगे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर बैठ गया तब ये कंडीशन आ जाएगी कि D है, जो इसकी वैल्यू है या इसकी वैल्यू है 0 हो जाएगी। जब ये डिटरमिनेंट जिसका एक्सपेंशन ये है इक्वल टू 0 आ जाएगा, या तो इसको 0 कर दें या दूसरे वाले को कर दें, किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, या तो इन दोनों को या इन दोनों को। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन जरूर आएगी जब फोकस किस पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, और पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कौन, ये जो जनरल इक्वेशन थी अपनी ax स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, वो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों करेगी, कैसे करेगी, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले अपन कंडीशन लेते हैं E ग्रेटर देन 1। क्यों होता था E ग्रेटर देन 1, भैया अपन ने पूरा समझा है। क्या समझा था E ग्रेटर देन 1 के लिए आपने, कि PS ऑलवेज ग्रेटर देन PM होगा इस कंडीशन में, क्योंकि PS हाइपोटेनियस है, PM छोटा है, तो भैया आपको PS अपॉन PM की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या हो गया, E ग्रेटर देन 1। एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB क्यों होता है, अपन ने ये फॉर्मूला सीखा था 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B, स्ट्रेट लाइन में जो होता था tan थीटा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन AB होगा, एच स्क्वायर माइनस AB पॉजिटिव होगा, यानी एच स्क्वायर माइनस AB पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB होगा, तभी दो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन मिलेगी। लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे कर रही है, ये पूरा अपन ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, कोसेक थीटा बनता है तो ऐसे दो लाइनें बन सकती है, ये लाइनें बनेगी एंड दो डिस्टिंक्ट लाइन बनेगी। सेकंड में अपन ने सीखा कि E इक्वल टू 1 यानी एच स्क्वायर इक्वल टू AB, तो हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर जाए और ऐसे निकल जाए, सीधी की सीधी निकल जाए,
ये दोनों लाइनों को मैंने इसको भी गायब कर दिया, इस पार्ट को भी गायब कर दिया, ये आके सीधी हो जाएगी, ये भी आके सीधी हो जाएगी। तब इस कंडीशन में ये P हो जाएगा, यहां S आ जाएगा, यहां M भी यहीं पे आ जाएगा। उस कंडीशन में PS और PM इक्वल हो जाएंगे। तो लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके? डायरेक्ट्रिक्स के, और कहां से पास करेगी? फोकस से। नंबर थर्ड, E लेस देन 1 यानी H² लेस देन AB, तब लाइंस क्या होगी? इमेजनरी होगी दोस्तों। ये कंडीशन भी आपको पता है, यहां से H² माइनस AB लेस देन हो गया, और E लेस देन कभी हो नहीं सकता क्योंकि PS और PM है जो PS से कभी बड़ा हो नहीं सकता। तो ये लेस देन 1 होगा नहीं, मतलब लाइंस कैसी होगी? इमेजनरी। तो दोस्तों ये कोनिक सेक्शन का था लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 4 भी अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें क्या होगा? उसमें अपना जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा। When focus doesn't lie on directrix, उस समय कोनिक सेक्शन बनेंगे। क्या क्या कंडीशंस आएगी, क्या क्या होगा, बहुत ही मजा आने वाला बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।